करोड़ों रुपए का फ्लैट खरीदने वाले ज्यादातर लोग सबसे ज्यादा लापरवाही कागजों के मामले में बरतते हैं। गलती उनकी नहीं है। अगर आप एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट देखेंगे, वो इतनी बारीकी से लिखा होता है और इतना लंबा डॉक्यूमेंट होता है कि अगर वो चाहेंगे भी और पढ़ भी लेंगे तो उनको समझ नहीं आएगा। एक आम लेंथ जो है 20 से 30 पेज की होती है, बट हमने एग्रीमेंट्स देखे हैं जो 1,000 पेज के होते हैं। बिल्डर तो देता है चंद रुपए की पर स्क्वायर फीट की कॉम्पनसेशन, और जब उसका डिले ऑन इंटरेस्ट होता है वो होता है 18%, 24%। तो ये विवाद का एक विषय हो सकता ये है। विवाद का बहुत बड़ा विषय है आज भी। अगर आपका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट 12 महीने से ऊपर का, सो देन योर राइट्स आर मोर सिक्योर एज अ टेनेंट। अगर आपका अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, देन आपको 15 दिन का या 30 दिन का नोटिस देके द लैंडलॉर्ड हैज़ द राइट टू एविक्ट यू फ्रॉम द प्रॉपर्टी। कई बायर्स ये कहते हैं कि अब रजिस्ट्री हो गई तो घर हमारा हो गया। क्या ये वाकई सच है? रजिस्ट्री इज द ओनली डॉक्यूमेंट दैट इज नीडेड, या सिर्फ एक मिथ है? रजिस्ट्री हो गई तो आप येस, इन लॉ येस, बट हाँ विवाद हो सकता है कि नहीं, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। टाइटल होने के बावजूद भी कई बार उसमें मल्टीपल क्लेमेंट्स आ जाते हैं। प्लॉट ऑफ लैंड ले रहे हैं या लैंड पार्सल ले रहे हैं, जिस दिन आपकी रजिस्ट्री हुई है उस दिन जाके आप उसकी फेंसिंग कीजिए, उस पर अपने बोर्ड्स लगाइए अगर आप इमीडिएट कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं। सी इट्स नॉट लाइक अ डॉक्टर सब्सक्रिप्शन ना, कि आप एक बार जाते हैं तो आपको वो लिख के दे देता है, तो आप वो दवा खा लेते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। लॉयर कभी ऐसे नहीं करता है। लॉयर कई सारे प्रिस्क्रिप्शन लिखता है और वो प्रिस्क्रिप्शन चलते जाते हैं। इट्स लाइक अ सर्कल। आई कैन हैप्पीली डिसएग्री ऑन दिस। सो इट इज़ बेस्ट कि आप जो प्रॉपर्टी लें उसकी पोजेशन साथ में लें एंड वेरीफाई पोजेशन वॉज नॉट विद समवन एल्स। लाइक देयर इज प्रोविजन इन लॉ जो कहता है बायर बीवेयर। नमस्कार, हेलो, वेलकम। प्रॉपर्टी से फायदे यानी कि पीएसएफ के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं और आप सभी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है क्योंकि कई बार घर खरीदना सिर्फ लोकेशन और बजट का फैसला नहीं होता है, ये कानूनी फैसला भी होता है। अफसोस की बात ये रहती है कि करोड़ों रुपए का फ्लैट खरीदने वाले ज़्यादातर लोग सबसे ज़्यादा लापरवाही कागजों के मामले में बरतते हैं। बिल्डर बाय एग्रीमेंट बिना पढ़े साइन कर देते हैं। रजिस्ट्री हो गई तो मान लेते हैं कि आप सब सुरक्षित है। बिल्डर जो कहता है उसी पर भरोसा कर लेते हैं और जब विवाद होता है तब ये पता चलता है कि गलती घर खरीदने में नहीं बल्कि दस्तावेज समझने में हो गई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी होम बायर्स के अधिकारों से जुड़े कई अहम फैसले दिए हैं। ऐसे में अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो किन कानूनी पहलुओं पर आपका ध्यान होना चाहिए, इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ एडवोकेट धीरज गुप्ता जी मौजूद हैं जो पिछले कई सालों से प्रॉपर्टी मैटर्स पर काम कर रहे हैं। धीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आप तो बहुत सारे घर खरीदारों से रूबरू होते हैं, सबसे कॉमन लीगल रिलेटेड प्रॉब्लम इन बायर्स के साथ क्या आती है? सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जो हैं, आपने सही कहा, ये लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ते, बट एट द सेम टाइम गलती उनकी नहीं है। अगर आप एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट देखेंगे, वो इतनी बारीकी से लिखा होता है और इतना लंबा डॉक्यूमेंट होता है कि अगर वो चाहेंगे भी और पढ़ भी लेंगे तो उनको समझ नहीं आएगा। एक आम आदमी जिसको जानकारी नहीं है, जिसको लिए एक घर खरीदना is a dream come true, to be able to find a flat, to be able to get move in the right time, उसके लिए बहुत आसान है किसी भी एक झूठे वादे पे फंसना, लोगों की मीठी मीठी बातों में फंसना, जो बिल्डर्स के सेल्स एग्जीक्यूटिव जिसमें माहिर होते हैं। पहली चीज़। दूसरा, अगर आप उसको बिल्डर बायर एग्रीमेंट को देखेंगे, उसके क्लॉजेज एक आम आदमी नहीं समझ सकता। उनको सिर्फ इस चीज़ से मतलब होता है मेरी ईएमआई कितनी है, ईएमआई की तारीख क्या है, ईएमआई का टाइम कितना है, ईएमआई पे मेरा पोजेशन कब मिलेगा, बस वो ये देखते हैं। बट पोजेशन के आसपास या ईएमआई के आसपास और क्या क्लॉजेज हैं, जब तक वो समझते हैं तब तक वो साइन कर चुके होते हैं। दे हैव ऑलरेडी इंटैंगल्ड देमसेल्व्स इन अ लीगल डॉक्यूमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल एट लॉ। बट now the Supreme Court and the authorities, they are coming down harshly on the developers and safeguarding the interest of the home buyers. तो अब बायर्स पहले से ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं या फिर लॉज पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं तो बायर हैव एन अपर हैंड बिकॉज ऑफ दीज लॉज? So if you see the history of builder buyer disputes, ये शुरू हुए थे सोसाइटीज़ एक्ट से, ये शुरू हुए थे आपके पुराने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट से। दे गो बैक अ लॉन्ग वे। इनफैक्ट दे गो बैक टू द टाइम ऑफ 1947 और 1957 में जब हमें आज़ादी मिली है, और उसके बाद से तो ये डिस्प्यूट्स वहाँ से शुरू हुए थे। हैविंग सेड दैट, अगर आप आज का डिस्प्यूट देखेंगे, लॉज हैव बिकम शार्पर अगेंस्ट द डेवलपर्स। लॉयर्स हैव बिकम मोर फेवरेबल टूवर्ड्स द होम बायर्स। अग्रीमेंट्स आर नाउ रेगुलेटेड बाय द रियल एस्टेट एक्ट। बट बायर्स क्या आज भी उतने सतर्क हैं? अ लार्ज मेजॉरिटी येस,
बट अभी भी आज के टाइम पे ऐसे लोग हैं जो सतर्क नहीं हैं, जिनको आज भी समझ नहीं है कानून की, जिनके लिए एक घर खरीदना आज भी मुश्किल है, बट वो EMI लेते हैं, वो लोन लेते हैं, वो स्कीम्स में फंस जाते हैं, बैंक और डेवलपर्स की सबवेंशन स्कीम जिसको हम कहते हैं. सो येस, अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोसाइटी इज़ नाउ मोर अवेयर विद. आपके पास अपने चैट GPTs हैं, आपके पास अपना गूगल है, आपके पास अपने रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके पास रोज़ गवर्नमेंट के अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, वो चलते हैं. सो बायर्स डेफिनेटली पहले से ज़्यादा सतर्क हैं. कानून ने भी उनको पहले से ज़्यादा प्रोटेक्शन दी है, बट इम्प्लीमेंटेशन इज़ समथिंग दैट वी आर फेलिंग एट. तो बिल्डर बाय एग्रीमेंट को अगर हम समझना चाहें तो ये क्या है, कितना इम्पोर्टेंट होता है? और आपने पहले अपने जवाब में बताया कि काफ़ी हद तक कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लोग इसे समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते. तो क्या ये बेटर बनाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात है इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन और अथॉरिटीज़ का इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बिल्डर बायर अग्रीमेंट जो है, इट इज़ अकिन और इट इज़ इक्विवेलेंट टू अ अग्रीमेंट टू सेल. अग्रीमेंट टू सेल आपका एक साधारण डॉक्यूमेंट होता है कि आपकी ये प्रॉपर्टी है, इतने टाइम में कंस्ट्रक्ट होगी या इतने टाइम में हम आपको सेल करेंगे, और जब सेल डेट आती है आप रजिस्ट्री करवा के या सेल डीड करवा के उसको अपने नाम पे कर लेते हैं, आपको पोजेशन मिल जाता है. समथिंग सिमिलर, अ मोर कॉम्प्लिकेटेड वर्जन इज़ अ बिल्डर बायर अग्रीमेंट, जो एक डेवलपमेंट में या एक मल्टी स्टोरी रेजिडेंस में या एक डेवलपर के साथ एग्जीक्यूट होता है. दैट इज़ द फर्स्ट टाइम यू गेट इन्वॉल्व इन अ लीगल डॉक्यूमेंट विद अ डेवलपर. एक आम लेंथ जो है 20 से 30 पेज की होती है, बट हमने अग्रीमेंट्स देखे हैं जो 1,000 पेज के होते हैं. जो DLF के अग्रीमेंट्स हैं, जो बड़े डेवलपर्स के अग्रीमेंट्स हैं, दे कैन रन इनटू पेजेस एंड पेजेस एंड सच अ फाइन प्रिंट. दो चीज़ें आती हैं इसमें, और एक होता है इन्वेस्टर या एक होता है बायर जिसको पैसे की परवाह नहीं है, या जिसके लिए 1, 2, 3, 4, 5 करोड़ रुपए खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है. उसके अवैज़ में अगर आप एक होम बायर देखेंगे जिसके लिए 1-2 करोड़ भी खर्च करना है, वो उसके पास कोई सहायता नहीं है, उसके पास बिल्डर ही उसका सहारा है. आज भी जो पहले भी थी हालात वही आज भी हैं, क्योंकि जो लीगल डिस्प्यूट्स हैं अगर वो उसमें जाएगा, दे आर गोना बी वेरी लेंदी. वो उससे डरता है, विल ही गेट द राइट एडवाइस, विल ही गो टू द राइट फोरम, विल ही मीट द तो राइट. आमतौर पर वो क्या गलतियां करता है इस बिल्डर बाय एग्रीमेंट में? तो आमतौर पे जो गलतियां करते हैं, सबसे पहली बात है वो पोजेशन का क्लॉज ठीक से नहीं समझता. क्योंकि पोजेशन का मैं आपको एक अगर एग्जांपल दूं, हाँ, आप एग्जाम्पल से समझा दीजिए, सो बेटर है. हम एक गुड़गांव का केस कर रहे थे. उस केस में लिखा था कि 4 साल बाद उसका कंस्ट्रक्शन शुरू होगा. बायर को ये समझ नहीं आया, जो वो डेवलपमेंट है, इट वाज अ प्लॉटेड डेवलपमेंट, बट उसको जो बेचा गया वो विला था. तो विला की कंस्ट्रक्शन बिल्डर बायर अग्रीमेंट से 4 साल बाद शुरू होनी थी, और उसको ये लगा कि 4 साल में मेरे को विला की पोजेशन मिलेगी, और जो विला की एक्चुअल पोजेशन थी वो उस अग्रीमेंट के तहत 9 साल बाद थी. तो ये एक टाइम पीरियड का क्लॉज जो है, तो एक ये पोजेशन का टाइम पीरियड का क्लॉज, इट्स अ रिलेटेबल क्लॉज. दैट इज़ वेयर दे गेट मोस्ट फिक्स्ड विद, एंड दैट इज़ वेयर दे गेट इंटैंगल्ड विद लॉ और इंटैंगल्ड विद द डेवलपर. पर आपके पास ऐसे कई केसेस आते होंगे जिसमें क्या बिल्डर बाय अग्रीमेंट के साथ वंस द अग्रीमेंट इज अग्रीड अपॉन छेड़छाड़ भी की जाती है? नहीं, छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते. इज दैट पनिशेबल अंडर लॉ? It is not punishable under law, but recently, like you cited a few Supreme Court judgments, you talked about them. Supreme Court or the authorities are coming heavily that clauses which are dominant or which are directly in opposition to the interest of a home buyer or which are in opposition to. ये कौन-कौन से क्लॉजेस हैं? ये सबसे पहले आपके क्लॉजेज हैं इन टर्म्स ऑफ कॉम्पनसेशन, कि अगर आप बिल्डर बायर अग्रीमेंट में क्लॉजेज देखेंगे इंटरेस्ट के, बिल्डर तो देता है चंद रुपए की पर स्क्वायर फीट की कॉम्पनसेशन, और जब उसका डिले ऑन इंटरेस्ट होता है वो होता है 18%, 24%. तो ये विवाद का एक विषय हो सकता ये है. विवाद का बहुत बड़ा विषय है आज भी. और उसके बाद नंबर 2 पे विवाद का सबसे बड़ा विषय क्या हो सकता है? सबसे बड़ा विषय आपका है पोजेशन का. पोजेशन. हाँ, और उससे पहले जो विषय आता है, जो अब NCLT के आने से और बढ़ गया है, वो है लैंड डिस्प्यूट्स इन रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन एंड इन रिस्पेक्ट टू द राइट्स ऑफ अ डेवलपर. बिकॉज आजकल जो विवाद हैं वो और कॉम्प्लेक्स हो गए हैं. लैंड किसी और का है, डेवलपमेंट कोई और कर रहा है. अगर बिल्डर बनाने में असमर्थ रहा है, और अगर जो लैंड ओनर है, he also gets entangled with the legal issues with the home buyers or with the investors or with the banks. तो जो लैंड यूज़ हो सकती थी किसी को एक घर देने में, वो लैंड होम बायर जिसकी लैंड है वो भी मरा, जिसकी लैंड है, जो लैंड में डेवलपमेंट कर रहा है उसने तो सबको फंसा ही दिया, और जिसने खरीदा है वो भी फंस गया. तो बिल्डर बाय एग्रीमेंट में कुछ क्लॉजेस नेगोशिएबल हैं या फिर ये टेक इट और लीव इट वाले फॉर्मूले पर चलता है? सो देयर वाज अ टाइम जो ये नेगोशिएबल बिल्कुल नहीं थे,
बट इन टुडेज टाइम ऑल दीज क्लॉजेज आर गवर्न बाय द रियल एस्टेट एक्ट. रियल एस्टेट अथॉरिटी से आपको अपना बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो है वो वेरीफाई करवाना पड़ता है, तभी आप रजिस्टर होना जरूरी है. रजिस्टर होना नहीं, पहले उसको वेरीफाई करा. रजिस्ट्रेशन इज अ डिफरेंट प्रोसेस. डिफरेंट प्रोसेस. सो जहाँ तक इसका the development authority or the real estate authority has to approve the builder buyer agreement. Only then it can be floated amongst the home buyers. तो ये पहले हमें वेरीफाई करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नहीं, ये इट हैज़ टू बी वेरीफाइड. आप फ्लोट नहीं कर सकते. फ्लोट नहीं कर सकते. अगर आप ये वेरीफाई करेंगे अथॉरिटी से कि ये आपसे वेरीफाई हुआ है कि नहीं, अथॉरिटी कैन आंसर दैट. तो रजिस्ट्री का क्या प्रोसेस है? रजिस्ट्री का होता है जिस दिन आपको पोजेशन लेनी है. हाँ. जिस दिन आपकी सेल कंक्लूड हो रही है, आप अपनी पेमेंट करेंगे और आपको उस दिन जैसे सेल डीड होती है इन अ नॉर्मल सर्कमस्टेंस, वही है रजिस्ट्री का प्रोसेस. रजिस्ट्री इज सिमिलर टू सेल डीड. तो बिल्डर बाय एग्रीमेंट हमें हमेशा लॉयर के प्रेजेंस में करना चाहिए या ये अवॉइडेबल क्लॉज है? नहीं, बिल्डर बायर एग्रीमेंट आई नो ये आपसे रिलेटेड है, लेकिन स्टिल no, it is always advisable to run it through and understand what you are getting into. It is like going to a lawyer before signing a builder buyer is something similar to taking insurance. कि आप जिस चीज़ में एंटर कर रहे हैं आपको समझ आ रहा है आप क्या करने वाले हैं. तो आप लाइफ इंश्योरेंस के लिए साल दर साल पैसे देते हैं. अगर आप एक घर ले रहे हैं जिसमें आप करोड़ों रुपए लगाने वाले हैं, जो हो सकता है आपकी लाइफ इंश्योरेंस से ज़्यादा हो, आप उसके लिए कुछ पैसे खर्च करेंगे, तो आई बिलीव it is nothing to do with me. It is only to do with your own rights, understanding them and then taking an informed decision. Right. तो अगर मुझे मैंने साइन भी कर दिया है, उसके बाद मुझे कोई क्लॉज गलत लग रहा है, तो क्या उसमें चेंज हो सकता है? नहीं है उसमें. एज आई सेड, आप बायर के बिल्डर के हाथ में है. हाँ, अगर आपको ये लगता है कि इट इज़ इन ऑपोजिशन टू, इफ़ यू टेकन एन एडवाइस ऑफ अ लॉयर एंड इफ यू कैन टेल यू दैट इट इज़ इन ऑपोजिशन टू द रियल एस्टेट एक्ट और एनी ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड देन यू अप्रोच द बायर एंड देन द अथॉरिटी, देन देयर आर चांसेस दैट यू कैन हैव देम अमेंडेड. और आजकल हर एग्रीमेंट में फोर्स मेजोर लिखा होता है, तो क्या बिल्डर्स इसे अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करते हैं और बोल देते हैं अरे उसमें तो फोर्स मेजोर था, और ये बायर्स के लिए आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है? तो फोर्स मेजोर, before getting into what a force majeure clause is, it's better to understand what a force majeure is. Force majeure is something which is beyond the control of the buyer as well as the developer. मैं उसका एक दो एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल, आप कहीं पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और वहाँ पे फ्लड आ जाता है, तो फ्लड की वजह से आपकी कंस्ट्रक्शन रुकती है, देन इट इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड विच इज़ कवर्ड अंडर फोर्स मेजोर. हाउएवर, आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी, लेट से आज एक लेबर का रेट है 9,000 रुपये प्रतिदिन या प्रति माह, बट वो जो चेंज हो जाता है वो है 12, वो 3 महीने बाद आपकी कंस्ट्रक्शन के चेंज हो जाता है. तो सभी चीज़ें के सीमेंट का प्राइस भी बढ़ जाता है, सरिया का भी बढ़ जाता है, तो फिर ये उसी तो पे आ रहा हूँ मैं. बिल्डर के फेवर में गया नहीं, उसी पे आ रहा हूँ. ये जो क्लॉजेस हैं विच कॉज अ कमर्शियल कंस्ट्रेंट ऑन द डेवलपर आर नॉट कवर्ड अंडर फोर्स मेजोर. सो दैट इज द डिस्टिंक्शन. क्या आता है फोर्स मेजोर के दायरे? तो एक्ट ऑफ गॉड आता है. जैसे हमारा कोविड आया था, ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स वर एक्सटेंडेड, बट इसको भी इम्प्लीमेंटेशन का भी इसका प्रोसेस है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ डेवलपर, तो मुझे पहले नोटिस देना पड़ेगा अपने बायर्स को कि देर इज़ अ फोर्स मेजोर सिचुएशन, वी फोरसी इतने महीने के लिए वी वोंट बी एबल टू डेवलप बिकॉज ऑफ द फोर्स मेजोर. समटाइम्स इट इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ. समटाइम्स इट मे नॉट बी बैक्ड बाय द गवर्नमेंट एंड देन यू हैव टू प्रूव इट ऑन योर ओन. उसके ऊपर ये भी आता है कि फोर्स मेजर है कि नहीं है. So these are अगर कोविड 3 साल चला तो फिर डिले 3 साल या उससे ज्यादा हो सकता है. लेबर मूवमेंट पे up to the builder, no, it's not up to the builder. Up to the government. Up to the, in that case it will be up to the government because the labor movement has been restricted under a government policy. So as I said, some of them may be backed by the government, some of them may not be backed by the government. They will be contractually driven then. तो अगर डिले हो रहा है, किसी कारणवश पोजेशन नहीं मिल रहा है और ये बिल्डर बाय एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, उसमें कवर्ड है, तो ये ज़्यादातर तो फिर बिल्डर के फेवर में ही बिल्डर बाय एग्रीमेंट हुआ ना. इसको हम कैसे समझें? ग्राउंड रियलिटी क्या है और कॉम्पनसेशन किस हद तक मिल सकता है अगर डिले होता है तो? सो ग्राउंड रियलिटी जो आपने कहा, पहले ये सच था कि बायर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट था टू गेट आउट ऑफ इट, बट एज आई सेड अब ये रियल एस्टेट अथॉरिटी इसको रेगुलेट करती है, इसको ओवरसी करती है, एंड नाउ द इंटरेस्ट रेट इज़ द सेम फॉर बोथ ऑफ देम. अगर बायर पेमेंट डिले करता है तो भी तो उसका इंटरेस्ट लग जाता है, SBLC प्लस 1% और 2%. बिल्डर का कुछ नहीं लगता है ऐसा? बिल्डर का भी लगता है, बिल्डर का लगता है, बट उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि बिल्डर की चिट्ठी तो हमें हर महीने आ जाती है या हर 3 महीने में आ जाती है, पेमेंट आपका डिले हो गया तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा, बट हमें एज अ बायर वी हैव टू गो टू द डेवलपर. तो हमारे राइट्स क्या हैं एज अ बायर? अगर लेमैन को समझना हो हमारे राइट्स क्या हैं इन केस ऑफ बाइंग अ सर्टेन प्रॉपर्टी, वेदर इट बी लैंड और बिल्ट प्रॉपर्टी, क्या राइट्स हमें?
सो इन टर्म्स ऑफ लैंड तो आपके राइट्स आर क्लियर. अगर किसी का क्लियर टाइटल है, यू हैव टू गो, यू हैव टू पे द इंस्टॉलमेंट, गेट इट रजिस्टर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे. उस केस में अगर आप प्लॉटेड डेवलपमेंट ले रहे हैं तो उसमें उसका रोड्स बनाना होता है, उसका वाटर डेवलपमेंट, वाटर के प्रोविजन आपको देना है, इलेक्ट्रिसिटी देना है. ये 3 प्रोविजंस मेजर हैं. उसके बाद उनको सीसी मिलता है एंड देन दे कैन ऑफर द प्लॉट टू यू. इन टर्म्स ऑफ structure or in terms of an apartment in a structure, then you have to see whether or not the licenses have been obtained, whether it is RERA registered, RERA कब तक लागू है, क्या उसका लाइसेंस कितने टाइम तक लागू है. That is when it gets a little complicated. रेंटेड प्रॉपर्टी में क्या कवर्स होते हैं, या फिर अगर कोई सेल प्रॉपर्टी है, कई हैंड्स पास ऑन हो चुके हैं, उस केस में वो पट्टा जो होता है जिसको हम कॉमनली रेफर करते हैं, उस केस में क्या आप जानकारी देना चाहेंगे जिससे फ्रॉड से बचे रहें? So it's a very relevant question, especially considering independent homes जो खरीदते हैं या plots जो खरीदते हैं. So first thing is you have to get the title search done. That is a sine qua non, या जिसको कहेंगे नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है. You have to get your title search done. वो 10 साल है, 30 साल है. कहीं कहीं स्टेट्स में, गोवा में अगर आप जाएंगे तो हो सकता है 200 साल भी करना पड़े, बिकॉज वहाँ पे पोर्टुगीज लॉ एप्लीकेबल है. सेम विद पौंडीचेरी. बट अगर आप दिल्ली में हैं तो 30 साल तक करा लीजिए या 40 साल तक करा लीजिए. इट इज़ ऑलवेज रेलिवेंट. लास्ट सेल डीड ऑफ कोर्स विल गवर्न, बट इट इज़ बेस्ट कि आप अपना 20 साल या पिछले 3 से 4 साल के ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करें फ्रॉम द अथॉरिटी एज वेल. राइट. सो दैट इज़ योर इंश्योरेंस अगेन. रेंटेड प्रॉपर्टी के केस में रेंटेड में आपको पोजेशन लेना है. रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है कि अनरजिस्टर्ड है, देन दैट इज अ डिफरेंट क्लॉज अगेन. नो, इट डज मैटर. इट डज, क्योंकि जो राइट है, फॉर एग्जांपल अगर आपका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट 12 महीने से ऊपर का, सो देन योर राइट्स आर मोर सिक्योर एज अ टेनेंट. अगर आपका अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, देन आपको 15 दिन का या 30 दिन का नोटिस देके द लैंडलॉर्ड हैज़ द राइट टू एविक्ट यू फ्रॉम द प्रॉपर्टी. And in case of joint ownership of a property, does both the owners have the right to rent it out or lease it out, और या एक ही का होता है? नहीं, दोनों को साथ में ज्वाइन करना पड़ेगा, बिकॉज अगर एक का नहीं है और एक का है, देन वो आपकी टेनेंसी चैलेंज कर सकते हैं. नहीं, आई एम टॉकिंग इफ इट्स इन द नेम ऑफ 2 people and they are the owners and they want to rent it out. Is the will of both of them required, or one is enough to rent it out? No, will of both the parties that is required to rent it out. आप एक के पे नहीं कर सकते. As I said, अगर एक ने किया एक ने नहीं किया, और maybe they are in an internal dispute, then your tenancy can also be challenged. That can be challenged in court. मेरा एक और सवाल है, अगर इन केस ऑफ लैंड फॉर एग्जांपल, और किसी के आपने कहा कि पहले टाइटल चेक करना चाहिए, टाइटल होने के बावजूद भी कई बार उसमें मल्टीपल क्लेमेंट्स आ जाते हैं, एंड आपको आसपास के लोगों से जब आप जाइए अपनी ही प्रॉपर्टी देखने तो सुनने को मिलता है कि वहाँ पर बाउंड्री बन गई है, किसी और ने उस पर कब्जा कर लिया है. इन सब चीज़ों से कैसे बचें, और उसमें हमारे लीगल राइट्स क्या हैं, या क्या हमारा रिलीफ है उसमें? फर्स्ट थिंग इज़, अगर आप एक प्लॉट ऑफ लैंड ले रहे हैं या लैंड पार्सल ले रहे हैं, जिस दिन आपकी रजिस्ट्री हुई है उस दिन जाके आप उसकी फेंसिंग कीजिए, उस पर अपने बोर्ड्स लगाइए अगर आप इमीडिएट कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे. क्योंकि कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी आपको लाइसेंस मिलेगा, आपको अपने लाइसेंस, आपकी परमिशन आएंगे, उसमें भी 3 से 4-6 महीने लग सकते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज़ यू पुट अ बाउंड्री वॉल अगेंस्ट इट इमीडिएटली, या आप लेने से पहले अपने डेवलपर को या अपने सेलर को बोलिए इसमें बाउंड्री वॉल लगा के दीजिए. गिव एन एड इन द न्यूज़पेपर टू सेफगार्ड योर इंटरेस्ट कि दिस इज़ अ प्लॉट ऑफ लैंड आई एम परचेजिंग, या आप सेलर को बोलिए कि आप ऐड दीजिए कि दिस इज़ अ प्लॉट ऑफ लैंड आई एम सेलिंग. प्लीज़ एनीवन हु हैज़ एन ऑब्जेक्शन प्लीज़ कम इन विद इन अ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम. दीज आर सर्टन सेफगार्ड्स. बट आपको अपनी म्यूटेशंस चेक करनी है, आपको अपने टैक्सेस चेक करने हैं, आपको इंडेमनिटीज़ लेने हैं. ऑल दीज गो इन द फॉर्म ऑफ एन अग्रीमेंट विद द सेलर. तो कई बार ये भी होता है ना कि आपने किसी को देखने भेजा वो प्लॉट ऑफ लैंड, वो आसपास के लोग ही डरा देते हैं, कहते हैं अरे ये तो बिलोंग्स टू दैट पर्सन, उनका तो ये इसमें डिस्प्यूट चल रहा है, जबकि क्लीन है उसके पेपर्स. इट मे सो हैपन पीपल डू डिसुएड यू फ्रॉम परचेजिंग इट, क्योंकि उनका खुद का इंटरेस्ट हो सकता है. खुद का इंटरेस्ट है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी लाइट जो है वो अगर यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन आ गया तो लाइट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, हवा पानी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, तो लेट दिस बी ओपन लैंड. So I'm glad you brought it up. We are doing a similar case. रोहिणी की प्रॉपर्टी है, वहाँ पे बिल्डर ने एक ही प्रॉपर्टी को बीच में से काट दिया है, जहाँ पर 300 गज की है 150 गज का करके बेच रहा है. बट एट द सेम टाइम जो हमारा क्लाइंट है उसकी राइट ऑफ लाइट इज़ गेटिंग ब्लॉक्ड. बट उसको ये ऑब्जेक्शन नहीं है कि राइट ऑफ लाइट इज़ गेटिंग ब्लॉक्ड.
दैट इज़ वन ऑब्जेक्शन, वेरी माइनर ऑब्जेक्शन, बट ये भी इशू है क्योंकि वो 150 गज करके या 100 गज करके बेच रहा है. द जेंट्री विल ऑल्सो चेंज इन द लोकेलिटी. राइट. तो ये आजकल बहुत इश्यूज हैं. सिमिलर इशू वी फेस्ड इन चंडीगढ़ एज वेल इन अ लग्जरी हाउसिंग टाउनशिप. लग्जरी में भी आता है ये और मिड साइज में भी. मिड साइज में भी, बिकॉज आप देखिए EWS का एक प्रोविजन होता है. सो जो लग्जरी ले रहा है ही वुड नॉट वांट कि जो आपका EWS है इट शुड बी विद इन द सेम कॉम्प्लेक्स. अगर बायर मजबूरी में कई बार डिले स्वीकार कर लेता है, क्या बाद में जाकर वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है? Oh yes, so again to cite a case, we did this in Delhi. कि मजबूरी में the man was 85 years old. He on one hand he was paying the bank EMI, the other side he was paying the EMI of the developer. इधर से रेंट दे रहा था, 3 तरफ से फंसा हुआ है. तो 85 years of age, उसको अपनी वाइफ को लेके शिफ्ट भी होना है, उसको इंटीरियर भी कराना है. सो देन he said कि मेरे को ये साइन करवा रहे हैं कुछ. So as soon as he signed the document, he got the key to the apartment. We sent a legal notice कि you've done certain things under coercion. आपने उनको you want twisted him into signing the document which you did for possession. Therefore that document has no sanctity. So you have to take immediate actions in that case, and that was upheld by the court that he took an immediate action by way of his lawyer. ऐसे कुछ और आप एग्जाम्पल साइट कर सकते हैं जिससे ये चीज़ और क्लियर हो जाए? Yes, again a case from Delhi जहाँ पर बायर को ये बोला गया कि आप दूसरे प्रोजेक्ट में थे, एक प्रोजेक्ट में थे गुड़गांव में, उनको दिल्ली लाया गया. तो उनको दिल्ली लाया गया ये बोल के कि आपको यहाँ की पोजीशन जल्दी मिल जाएगी. तो एंड दिस वाज ऑल डॉक्यूमेंटेड. व्हेन इट वेंट टू द कोर्ट एंड जो दिल्ली की प्रॉपर्टी है उसका भी पोजीशन नहीं मिला. व्हेन इट वेंट टू द कोर्ट तो कोर्ट ने कहा कि ही मस्ट हैव साइन अंडर प्रेशर कि आप एक प्रॉपर्टी आपने अगर 2014 में प्रॉमिस करी है, दूसरी 2016 में प्रॉमिस करी है, दोनों ही नहीं मिले, तो एक होम बायर करेगा क्या? He has nowhere to go but to keep on paying you the money, and yet he is not getting the possession of the property. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यानी कि ओसी के बिना किसी बायर को मजबूर नहीं किया जा सकता है. ओसी का महत्व क्या है आज की डेट में? क्या सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद इसकी अवहेलना की जा रही है और ये पूरी तरीके से फ्लाउट किया जा रहा है? नहीं, पूरे तरीके से फ्लाउट नहीं हो रहा. हाँ, बट हाँ ये नोएडा में पार्शियली फॉलो हो रहा है. नहीं, ये पार्शली नोएडा में ज़रूर फ्लाउट किया जा रहा है. आई विल बी वेरी कैंडिड. देयर आर मेनी सोसाइटीज़ इन नोएडा विच इवन टुडे डू नॉट हैव एन OC, yet it is being occupied. However, the law on the point is कि OC के बिना आप प्रॉपर्टी में नहीं आ सकते, and the name itself suggests occupancy. Occupancy का मतलब है कि government authorities have checked the property, they've inspected it, they've carried out their own procedures and then sanctioned for someone to occupy the property. So ये follow नहीं हो रहा. आप चिंटल्स का केस ले लीजिए गुड़गांव में, wherein the buyers had to leave the property after they had occupied it because वहाँ पे OC नहीं था, structurally weak था, and home buyers till date have not been compensated properly. The cases are still going on. अच्छा, इसमें भी कॉम्पनसेशन है? इसमें कॉम्पनसेशन है बिकॉज कोई तो कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करी थी चिंटल्स के केस में भी. तो गवर्नमेंट कैन डेफिनेटली इंटरवीन, बट गवर्नमेंट हैज़ टू हैव स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर्स अगेंस्ट द डेवलपर्स इन दीज केसेस. अगर आप इंडिया से बाहर जाएंगे, एनी काइंड ऑफ मिस सेलिंग इज लुक्ड एट वेरी वेरी स्ट्रांगली. इंडिया में डेवलपर्स आर ओनली एबल टू फ्लाउट क्योंकि यहाँ पे कोर्ट्स में टाइम लगता है, बायर्स के पास लीगल बड़े कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इंडिया में, उससे बचता है हर आदमी, उससे बचता है. बट हाँ, अगर आप रेरा एक्ट देखेंगे उसमें 6 महीने का प्रोविजन है. 6 महीने में नहीं होता, साल में हो जाता है, कभी कभी 1.25 साल में होता है. बट हाँ, डेफिनेटली वी आर ऑन द पाथ जहाँ पे थिंग्स आर इंप्रूविंग इन फेवर ऑफ रेरा की वजह से. रेरा की वजह से इवन द कोर्ट्स आर अंडरस्टैंडिंग एंड कोर्ट्स आर नॉट एज लीनियंट एज दे यूज्ड टू बी टुवर्ड्स द डेवलपर्स. बिल्डर्स टुवर्ड्स द डेवलपर्स. अगर बिल्डर फोर्स कर रहा है कि पहले आप पोजेशन ले लीजिए, उसी बाद में दे देंगे, तो वो डॉक्यूमेंट इलीगल है, वो रिक्वेस्ट इलीगल है. रिक्वेस्ट इलीगल है क्योंकि अगर आप उसने सिर्फ अगर लिखित में नहीं दिया है और सिर्फ बोल रहा है और हमने ऐसा कर लिया है, तो फिर उस केस में क्या व्हाट रिस्पाइट वी कैन सी? तो ओरली तो वो नहीं बोल सकता क्योंकि आपके जो भी डेवलपमेंट अग्रीमेंट या जो भी बिल्डर बायर आपका अग्रीमेंट होगा उसमें एक ना एक क्लॉज ज़रूर या आपके जो पेमेंट है वो ज़रूर लिखा होगा OC पर देना है. तो आप यू हैव एवरी राइट टू आस्क फॉर द OC बिफोर गेटिंग इनटू द प्रॉपर्टी और व्हेन द डिमांड अगेंस्ट द OC इज रिसीव्ड. सो बायर्स का ये राइट है कि वो OC मांगे एट दैट टाइम, एंड यू कैन नाउ चेक द OC ऑन द वेबसाइट ऑफ द रियल एस्टेट अथॉरिटी. रियल एस्टेट अथॉरिटी, हाँ, उनकी वेबसाइट पे बिल्डर इज़ ऑब्लाइज टू अपडेट एवरी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग उसने प्रॉपर्टी कहाँ से खरीदी, किस किस खसरे पे डेवलपमेंट हो रहा है, किस किस पोर्शन ऑफ लैंड में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, आप क्या क्या अमेनिटीज़ दे रहा है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल. सो बायर्स कैन डेफिनेटली तो मैंने ये भी ट्रेंड देखा है कि हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसी रूलिंग्स दी हैं जो
बायर के काफ़ी हद तक फेवर में जाती हैं। खासतौर पर ये कहना कि जो बिल्डर बायर अग्रीमेंट की सारी क्लॉजेज हैं दैट्स नॉट द लास्ट मैंडेट। अगर उसमें कोई बायर के अगेंस्ट जा रही है चीज़ तो उसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। Most definitely. If you look track the history, this goes back to the case of DLF versus CCI और CCI जो CCI में DLF का केस था, वहाँ से ये शुरू हुआ था। CCI imposed a heavy penalty, it went to the Supreme Court. उसके बाद the Supreme Court and the courts also started realizing there are clauses in the agreement which are impository or obligatory, which should not be there, where they affect the interest of the home buyer, and the home buyer may have signed it without understanding. As I said in the beginning, you cannot expect a layman to understand 60 pages or 30 pages of a document. Right. So that is where the Supreme Court is coming down heavily on the And developers. everybody doesn't want to go to a lawyer. मतलब वो 30-60 pages समझने के लिए most people like common man also wants to avoid. It's not just the cost. It's just the tedious process. उन्हें लगता है कि approaching a lawyer will involve many other things which they don't want to get into at that point in time. Rightly said, but if they know their specific questions, if they want to understand specific things, See, it's not like a doctor subscription ना कि आप एक बार जाते हैं तो आपको वो लिख के दे देता है तो आप वो दवा खा लेते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। लॉयर कभी ऐसे नहीं करता है। लॉयर कई सारे प्रिस्क्रिप्शन लिखता है और वो प्रिस्क्रिप्शन चलते जाते हैं। इट्स लाइक अ सर्कल, it goes round and round, not to demean you in any way, but this is how it happens. And it's not just land property disputes, it's all kinds of disputes, matrimonial disputes, your other disputes, सब में यही होता है. It's just a circle. And there are dates. There's only dates and dates. I can happily disagree on this. As far as lawyers are concerned, मैं courts की बात नहीं करूँगा, dates की बात नहीं करूँगा. But yeah, in terms of lawyers, no, if you go to the right lawyer, आप search कर सकते हैं, आप references ले सकते हैं. You can speak to a couple of experts. Now Google is there, as I pointed out. आप online खुद research कर सकते हैं. All the acts are available. Everything is available online. आप अपनी search करिए. Have proper discussions. Don't expect that the lawyer comes with a wand. जो प्रोसेस में टाइम लगना है, अगर इफ द लॉयर इज सेइंग इट इज अ प्रोसेस, आप वेरीफाई करिए. आपके नाउ पहले लॉयर होता था कि बॉन्ड ना भी दे तब कम से कम बिल्डर डंडा तो दे दे कम से कम. हाँ, तो अगर आपको क्या लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट्स दे रहा है, इट इज 80% लॉयर्स एंड 20% द कोर्ट. हु इज पॉइंटिंग ऑल दिस आउट? तो नॉर्मल याचिका करता होते हैं जो मतलब फंसे हुए बेचारे लोग. याचिका वो करते हैं, बट ये कि याचिका को जीवन कौन देता है? जीवन तो आप लॉयर्स ही देते हैं. सो दैट इज वेयर इट गेट्स. मैं कहती हूँ मतलब आप लोग डॉक्टर नहीं है जो एक ही प्रिस्क्रिप्शन लिखे, बस यही बात थी. हम तो जैसी किताब है, हम तो किताब के हिसाब से चल सकते हैं. किताब के साथ करते हैं. कई बायर्स ये कहते हैं कि अब रजिस्ट्री हो गई तो घर हमारा हो गया. क्या ये वाकई सच है? रजिस्ट्री इज द ओनली डॉक्यूमेंट दैट इज नीडेड या सिर्फ एक मिथ है? रजिस्ट्री हो गई तो आप यस, इन लॉ यस, बट हाँ विवाद हो सकता है कि नहीं, दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल, जैसे आपने बीच में सवाल पूछा था कि अगर दो जॉइंट ओनर है, आपने लीज का पूछा था, बट इट इज़ इक्वली एप्लीकेबल टू रजिस्ट्री एज वेल. कि दो ओनर्स हैं, एक ओनर का पता नहीं है, वन फाइन डे दे जस्ट क्रॉप अप एंड दे से भाई इसमें तो मेरा भी शेयर है, दे कैन डेफिनेटली चैलेंज योर रजिस्ट्री. चैलेंज द रजिस्ट्री. करेक्ट. रजिस्ट्री, सेल डीड, पोजेशन, म्यूटेशन, चारों में क्या फ़र्क है? तो सेल डीड एंड रजिस्ट्री आर द सेम, क्योंकि दैट इज़ अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट सेइंग दैट आई हैव परचेज द प्रॉपर्टी, आई हैव टेकन पोजेशन. पोजेशन एज दे से इन लॉ इज 90% इन लॉ. 90% मीन माइनस द टाइटल ओनरशिप. पोजेशन इज एवरीथिंग. अगर मेरे पास टाइटल ओनरशिप है, पोजेशन आपके पास है, यू कांट एविक्ट मी जस्ट बाय कमिंग टू द प्रॉपर्टी. आपको कोर्ट जाके ही पोजेशन ले लेनी पड़ेगी. एंड इफ़ आई कैन शो मैंने राइट तरीके से ली और आपकी सेल डीड गलत है, कोर्ट में स्टिल ग्रांट इट अगेंस्ट यू. सो इट इज़ बेस्ट कि आप जो प्रॉपर्टी लें उसकी पोजेशन साथ में लें एंड वेरीफाई पोजेशन वॉज नॉट विद समवन एल्स. लाइक देयर इज़ अ प्रोविजन इन लॉ जो कहता है बायर बिवेयर. टंग ट्विस्टर टाइप का है, बायर बिवेयर. तो और सेल डीड, पोजेशन, म्यूटेशन आपने नहीं समझाया. म्यूटेशन इज़ नथिंग बट रिकॉर्डिंग योर नेम इन एन अथॉरिटी. वो MCD हो सकता है आपके यहाँ पे, नोएडा हो सकता है आपके यहाँ, अगर आप किसी उसमें हैं, रूरल एरिया में हैं तो वो उस पर फ़र्द में हो सकता है. म्यूटेशन इज़ नथिंग बट रिकॉर्डिंग योर नेम कि अब ये इस आदमी के पास ये प्रॉपर्टी गई है, बट इट इज़ नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. No document of title. It doesn't signify. Sale deed is. Sale deed, conveyance, registration, these are title documents. Possession is also document. Possession is recognized as 90% in law minus the sale deed. Minus the sale deed. रजिस्ट्री के बाद भी प्रॉपर्टी पे विवाद हो सकता है. इसका पार्शली आपने आंसर दिया है.
लेकिन इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस और इन्वॉल्व हैं, आप लाइव एग्जांपल से भी समझा सकते हैं? लाइव एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। अभी हमारे क्लाइंट को प्रॉपर्टी बेची गई जो कमर्शियल थी, बट उसको रेजिडेंशियल बोल के बेची गई। तो वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज इलीगल बिकॉज आप यू कैन नॉट चेंज द नेचर ऑफ अ प्रॉपर्टी अनलेस परमिटेड बाय लॉ। तो उसमें परमिशन नहीं थी, उसको रेजिडेंशियल बोल के बेची गई। वो बेचारा अब लड़ रहा है कि वो डॉक्यूमेंट वॉइड नहीं है और मेरी पोजीशन प्रोटेक्ट करो, बट वी नो द फेट ऑफ द केस। अगर कोई पहली बार प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसको सबसे पहले चेक करने चाहिए? जो सबसे पहले प्रॉपर्टी ले रहा है, ही शुड इंक्वायर द बैकग्राउंड टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वेरीफाई करे बाय वे ऑफ RTI और बाय वे ऑफ, ही शुड नॉट रश इनटू इट, ही शुड टेक हिज टाइम, डू हिज ड्यू डिलिजेंस। माइनर पेमेंट दे के वो रोक सकता है। आस्क फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द डेवलपर और फ्रॉम द सेलर कि मेरे को ये 10 डॉक्यूमेंट चाहिए। स्पीक टू अ लॉयर, गेट अ टाइटल रिपोर्ट डन, गेट अ फॉर्मल रिपोर्ट प्रिपेयर्ड कि ये सब उसने वेरीफाई करा है, एंड देन प्रोसीड टू बाय अ प्रॉपर्टी। शुड नॉट रश इनटू इट। तो टाइटल चेक होगा कैसे, किसके नाम है ये प्रॉपर्टी, तो- टाइटल किसका है? सो एवरी डॉक्यूमेंट दैट यू सी, फॉर एग्जांपल मेरे पास आज मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, तो मेरे पास पहला डॉक्यूमेंट आता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है 1 जनवरी 2026 को बिका है। उसके पहले का उसमें डॉक्यूमेंट लिखा होगा। आप वो मांगेंगे बिल्डर से, जब वो मांगेंगे वो आप या तो आप उसको बोलिए मेरे को पिछली 10 या 5 या 4 जितनी बार भी ये सेल हुआ है शुरू से, वो सारे टाइटल डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि ये एक डेवलपर के पास या एक सेलर के पास होने चाहिए, इधर कॉपीज़ और सर्टिफाइड कॉपीज़ और ओरिजिनल्स। अगर आपको कॉपीज़ मिलती हैं, यू कैन ऑब्टेन सर्टिफाइड कॉपीज़ फ्रॉम द रेलिवेंट रजिस्ट्री। राइट। तो आप वहाँ से वेरीफाई करिए कि क्या ये सब सही है। देन यू हैव प्रॉपर्टी टैक्स डॉक्यूमेंट्स, यू हैव अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, आपका पानी का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये सब आप वेरीफाई करिए, आराम से लीजिए। बिकॉज इनकम टैक्स, नॉट द इनकम टैक्स, सॉरी, द प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट कैन रिकवर द ड्यूज एज इफ इट इज़ अ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, सो दे कैन अटैच द प्रॉपर्टी। तो अगर हमें पता करना हो कि बिल्डर के खिलाफ पहले से केस चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, फ्रॉड है वो क्या है, तो कैसे पता कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ है, अगर रेरा में रजिस्टर्ड है प्रोजेक्ट, तो आप रेरा की वेबसाइट पे आपको पता लग जाएगा। सबसे आसान चीज़ है आजकल, गूगल पे आप बिल्डर का नाम डालेंगे उसके आ जाएंगे। बट हाँ, अगर कोर्ट में केसेस हैं, देन यू कैन नॉट वेरीफाई वेदर इट इज़ अगेंस्ट दिस वेरी प्रॉपर्टी और सम अदर प्रॉपर्टी। ट्रिब्यूनल में है तो आपको पता लग जाएगा। चलिए अब कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चन ले लेते हैं। बेंगलुरु से सुरभि का सवाल है, आजकल बायर्स ब्रोशर, सैम्पल फ्लैट, सेल्स टीम की बात पर भरोसा कर लेते हैं। अगर ब्रोशर में कुछ और दिखाया गया, अग्रीमेंट में कुछ और लिखा हो, तो कानून किसे सही मानता है? जो आपके अग्रीमेंट में लिखा गया है उसको माना जाएगा, बट यू कैन यूज द ब्रोशर टू से दैट दिस इज व्हाट आई वाज रिप्रेजेंटेड। That can be used as a evidence. एज सपोर्ट टू योर केस इन द फ्यूचर, इन केस यू but गो टू not like a registered document, क्योंकि No, no, कोई it is. डॉक्यूमेंट तो है ही नहीं, agreement is a registered Absolutely, and in most cases developers say that this is not our brochure. document. It's not a brochure only. So unless उनका you can, ऊपर लिखा हुआ है सब कुछ, तो तब तो भी वो नहीं कहेंगे भाई मानते इन्होंने हैं। खुद बनवाया या कहीं और से लाए, वी डोंट नो। सो तब उस केस में क्या करना चाहिए? you'll have to prove it. Most of courts don't get into this question. Courts do understand this is the developer is being notorious, but somehow you need to attach it to the developer. डेवलपर। और बैंगलोर से सुरभि का सवाल ने ले लिया। ग्रेटर नोएडा से सुनील का सवाल है, अलॉटमेंट लेटर में पार्किंग मेंशन हुई है लेकिन बायर बिल्डर एग्रीमेंट में पार्किंग नहीं लिखी है, क्या उन्हें पार्किंग मिलेगी? अगर नहीं तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? पार्किंग मिलनी चाहिए। दे शुड इमीडिएटली एड्रेस अ लेटर टू द डेवलपर एंड दे शुड इमीडिएटली अप्रोच द अथॉरिटी दैट दे हैव वायलेटेड दिस टर्म, बिकॉज उनको जब सेल हुआ होगा उसमें पार्किंग का प्राइस टू माय प्राइस भी माइंड लिखा होता है, कई बार एक फ्री पार्किंग भी फ्री देते हैं। पार्किंग होता है, या जो उनको एरिया मिला होगा वो पार्किंग के इंक्लूसिव होगा। सो विच मीन्स द डेवलपर इज हुडविंकिंग देम, या उनको चीट करने की कोशिश कर रहा है। 2026 का बायर कितना अवेयर आपको लगता है? अगर कुछ एक्सपर्ट टिप्स आप हमारे बायर्स को देना चाहें, जो अगर लैंड खरीद रहे हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तीनों के लिए। सो अगर कोई लैंड खरीद रहा है, डू चेकआउट, लैंड कितना बड़ा उस पर डिपेंड करता है, बट डू चेकआउट द प्रीवियस सेल डीड्स, लैंड एग्रीगेशन हुआ है नहीं हुआ है, पर्पस फॉर विच यू आर बाइंग, इज दैट पर्पस एप्लीकेबल टू दैट वेरी लैंड। लाइक आई गिव एन एग्जांपल, अभी रेजिडेंशियल था और कमर्शियल था, रेजिडेंशियल करके बेच दिया। सो डू हैव टू सी ऑल दीज एप्लीकेबिलिटीज। वन, इफ़ यू आर बाइंग एन अपार्टमेंट, डू चेक वेदर और नॉट इट्स रेरा रजिस्टर्ड। सेकेंड, डू चेक आउट द डॉक्यूमेंट्स विच आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ रेरा। आप उनको चेक करिए, वेरीफाई करवाइए, गेट अ लॉयर्स ओपिनियन। लेट इट बी एन इंश्योरेंस, डजेंट मैटर, आपके 10, 15, 20 हज़ार रुपये खर्च होते हैं, हार्डली एन अमाउंट जहाँ पे आप करोड़ों लगाने वाले हैं, जहाँ पे आप अपनी जीवन की पूंजी लगाने वाले हैं, जहाँ पे आप अपना जीवन का सपना पूरा करने वाले हैं, वहाँ पे 10, 15, 20 हज़ार रुपये कुछ भी नहीं है।
लॉयर्स उससे कम भी चार्ज करते हैं, बट यू नीड टू फाइंड योर ओन लॉयर. दैट इज़ वन, एंड आई वुड सजेस्ट इट टू एवरीवन. सेकंड, रेरा की वेबसाइट पे देखिए केसेस तो नहीं चल रहे इस प्रोजेक्ट के खिलाफ. चल रहे हैं तो किस नेचर के केसेस हैं, क्योंकि रेरा में देयर कैन बी केसेस अगेंस्ट द डेवलपमेंट बाय द अथॉरिटी इटसेल्फ एज वेल अंडर सेक्शन 3, अंडर सेक्शन 21, अंडर सर्टन सेक्शंस कि इन्होंने रेरा रजिस्टर्ड नहीं था, सेल कर दिया, या दे हैव फ्लाउटेड सर्टन प्रोविजंस ऑफ रेरा. वो चेक करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ दैट इज़ द केस. थर्डली, लाइसेंसेस चेक करिए, इज आर द लाइसेंसेस स्टिल वैलिड, क्योंकि अगर लाइसेंस लैप्स हो गया है, बिल्डर विल नॉट गेट एन ओसी फॉर दैट प्रोजेक्ट. सो लाइसेंसेस आर वैलिड और नॉट, वो चेक करना. अगर आप नोएडा में ले रहे हैं, डू चेक इनके पेमेंट्स टू द अथॉरिटी हैव बीन पेड और नॉट. आप ये चेक करिए एनसीएलटी में तो नहीं है डेवलपर, अगर है तो किस प्रोजेक्ट के लिए है. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, देयरफॉर आई एम सेइंग इट्स अ लिटिल कॉम्प्लेक्स वेब फॉर अ लेमैन. डू चेक इट आउट, डू गो टू अप्रोच अ लॉयर, फाइंड इट आउट, डजेंट मैटर. आप अपने आप को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं है. एंड अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज आर ऑर्डिनरीली टेकन फॉर इन्वेस्टमेंट्स, जहाँ पे आपको रेंट मिलता है. सो डू विजिट द एरिया, खुद एक बार फिजिकली विजिट करिए, डेवलपमेंट्स पता करिए, 4-5 ब्रोकर से बात करिए, क्या क्या डेवलपमेंट आ रही है, फ्यूचर क्या है, थोड़ा सा ऑनलाइन रिसर्च करेंगे, आपको पता लग जाएगा. बिकॉज जेवर के आसपास फॉर एग्जांपल लोगों ने काफ़ी प्रॉमिस करके बेचा था. आज के टाइम पे द प्रॉपर्टी प्राइसेस आर नॉट एज मच एज वी हैड एंटिसिपेटेड. इट इज़ नॉट मूविंग एज फास्ट एज वी हैड एंटिसिपेटेड. इट विल मूव, वी ऑल नो इट. आज नहीं हुआ. लॉन्ग टर्म इट इज़ अ लॉन्ग टर्म, एंड इन्वेस्टमेंट्स आर नॉर्मली लॉन्ग टर्म. आप अपना टर्म देखिए, 3 साल है, 5 साल है, 10 साल है, 20 साल है. इट्स लाइक एन SIP इन्वेस्टमेंट, कि आपको टाइम देना पड़ेगा, बट आपको देखना आपका क्या टाइम है. क्योंकि कई लोग खरीदते हैं कि आज हम 20 लाख 30 लाख का ले लेते हैं, बट होपफुली इन 3 years or 5 years it will go to 60 lakhs. So then you need to check that out for yourself. So those will be my tips. आप पर्पस देखिए अपना, किस पर्पस से इन्वेस्ट कर रहे हैं. बट इफ़ आई कैन ऐड समथिंग टू दिस, अगर आप देखेंगे डेवलपर्स ने इवन रेजिडेंशियल को आजकल इन्वेस्टर्स मार्केट बना दिया है. दे सेल इट प्री रेरा, कि हम अभी सेल कर रहे हैं, आपको एक लेटर दे रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है आज 16,000 रुपये स्क्वायर फीट है, ये आने वाले टाइम पे साथ वाली जो डेवलपमेंट है वो इतनी हो गई है, तो आपकी भी 3 साल में 20-30% इन्हांसमेंट आ जाएगा, एंड वी विल हैव रेडी बायर्स. ऑल दोज इन्वेस्टर्स, और लार्जली दोज इन्वेस्टर्स आर स्टक टुडे. उनको अपना जो प्रॉमिस किया गया था उस पर रीसेल नहीं हो रहा है. Buyers have become smarter. They also know the developers have made it an investors market. So buyers definitely have become wiser. सबके पास आजकल largely जो महंगे घर ले रहे हैं, सबके पास wealth advisor है या investment advisor है, and they're all taking their opinions. एक lawyer को involve कर लोगे, थोड़ा सा और protection आ जाएगा. लेकिन आपके पास जिस तरह के केसेस आते हैं, लाइव एग्जाम्पल से आप बताएं अपने अनुभव, और कि ये करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, ये नहीं करना चाहिए. देखो, अगर आप इन्वेस्टर हो, ट्रीट योर सेल्फ एज एन इन्वेस्टर. डीले हो रहा है, नो वॉट यूर गेटिंग योर सेल्फ इन टू. होम बायर हो, एक इन्वेस्टर से ज़्यादा सतर्क रहो. चेक रखो, आपको जिस दिन इन्वेस्टमेंट का कॉल आया है या इंस्टॉलमेंट का कॉल आया है, डू विजिट द प्रॉपर्टी. आपका टाइम लगेगा, बट आपको पता लग जाएगा अगर मेरे को कंस्ट्रक्शन लिंक्ड है, क्या ये कंस्ट्रक्शन इस लेवल तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है. कीप ऑन हैविंग कॉन्वर्सेशंस विद द डेवलपर. एक छोटा सा मेल, एक छोटा सा मैसेज, एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन, फाइंडिंग समवन मीनिंगफुल इन द कंपनी. अपना प्रोसेस चालू रखिए, आपका अपना पैसा है. सेफ गार्ड योर इंटरेस्ट. जहाँ पे आपको लगे कुछ हैंकी पैंकी है, हैव अ कॉन्वर्सेशन विद द लोकल्स, हैव अ कॉन्वर्सेशन विद समवन अराउंड द एरिया. देयर इज़ नो हार्म. आप एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. नो वन इज़ गोइंग टू कम एंड प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट. बाद में आप कहेंगे कि डेवलपर ने धोखा दे दिया, बट आपने क्या एक्शन लिया इन दैट 3 years और 5 years पीरियड ऑफ टाइम. आपने तो पैसा दे के छोड़ दिया, और आपको लगा मेरा पैसा कोई ना कोई प्रोटेक्ट कर रहा है. सो बहुत बहुत शुक्रिया इन एक्सपर्ट टिप्स के लिए. आई होप जो हमारे आज के व्यूअर्स होंगे वो समझ पाएंगे कि कौन से वो लीगल राइट्स हैं जो काफ़ी ध्यान देने लायक होते हैं और काफ़ी सिंपल टू अंडरस्टैंड है. आपने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाया, ये इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है. आपके राइट्स हैं, उसके लिए थोड़ा एफर्ट कर लीजिए, थोड़ा सा सतर्क रहिए, सावधान रहिए. और घर खरीदते समय लोकेशन, बजट और अमेनिटीज़ पर घंटों चर्चा तो आप करते हैं, लेकिन जिस अग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट्स पर करोड़ों रुपए और कानूनी अधिकार टिके होते हैं, उन्हें अक्सर बिना समझे साइन कर दिया जाता है. कई बार इसमें जल्दबाजी भी होती है, कई बार इसमें आलस भी होता है. लोग जाते नहीं हैं फिजिकली या समझते नहीं हैं, वेबसाइट तक नहीं खोल कर देखते. तो याद रखिए, एक अच्छी प्रॉपर्टी सिर्फ अच्छी लोकेशन से नहीं, बल्कि मजबूत कानूनी दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट से सुरक्षित होती है. अगर डॉक्यूमेंट सही है तो आपका निवेश भी
सुरक्षित है। तो आज के प्रॉपर्टी से फ़ायदा के एपिसोड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।